हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं प्रतिभा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल संभव पर। और जैसा कि सभी वीडियोस की शुरुआत हम अपने प्रेरक शब्दों से करते हैं, तो आज के हमारे शब्द हैं कि निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ें। क्यों? क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जब हम किसी भी कार्य को करने में लगते हैं तो उस समय अनेक लोग अनेक सलाह देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें वो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उस काम की निंदा करते हैं कि आपका ये काम सही नहीं है, आपका ये तरीका सही नहीं है। लेकिन अगर हम निरंतर अपने प्रयास में लगे रहेंगे और हम एक मुकाम पर पहुंच जाएंगे, एक लक्ष्य को हासिल करेंगे, तो उस दिन वो निंदा करने वाले भी अपनी राय बदल लेंगे। उनकी राय भी हम बदल सकते हैं अगर हम निरंतर प्रयास करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। और अगर हम निंदा सुन के घबरा कर अपने काम को करना छोड़ देंगे, तो हम कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए निंदा से घबराना नहीं है, बल्कि हमें क्या करना है, हमें निरंतर प्रयास करना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसी के साथ अब शुरू करते हैं अपनी वीडियो। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मौर्य वंश। अभी तक हम देख चुके हैं अपनी पुरानी वीडियोस में कि किस तरीके से हमने देखा महाजनपद काल। महाजनपद काल के बाद फिर मगध का उत्कर्ष हमने देखा। मगध के उत्कर्ष में हमने अलग अलग वंशों को देखा, जिसमें भद्रत वंश, इसके बाद हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। इसके बाद हमने फिर सिकंदर और पोरस का आक्रमण भी पढ़ा है। इसके बाद जो सबसे मुख्य वंश आता है वो है हमारा मौर्य वंश। मौर्य वंश इसलिए भी सबसे ज़्यादा प्रमुख है क्योंकि मौर्य वंश के आने पर ही भारत में एक साम्राज्य की शुरुआत होती हुई हमें नजर आएगी। भारत हमें एक अखंड रूप से दिखाई देगा। तो अब देखते हैं हम मौर्य वंश। मैं आपको अभी बताती हूँ, इससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अगर हम बात करते हैं मौर्य वंश की, तो मौर्य वंश का जो टाइम पीरियड है वो है 323 बीसी से 184 बीसी तक। भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें मौर्य काल से ही मिलता है। इसके पूर्व किसी निश्चित तिथि के अभाव में भारतीय इतिहास का ज्ञान काफी अस्पष्ट रहा है। अभी तक जो हम तिथियां देखते हुए आए हैं वो हम अनुमान के आधार पर ही हमने देखी हैं, लेकिन हमें क्रमबद्ध रूप से जो तिथियों का निर्धारण मिलेगा वो मौर्य वंश के बाद ही मिलेगा। परंतु मौर्य काल से भारतीय इतिहास में एक निश्चित तिथि क्रम का प्रारंभ होता है। राजनीतिक एकीकरण का जो कार्य हर्यंक वंशीय शासकों ने प्रारंभ किया था, उसे मौर्य शासकों ने पूर्ण किया। इनके समय में भारतवर्ष का अधिकांश भाग एक सुदृढ़ राजनीतिक सूत्र में बंध गया। इसके साथ ही साथ हमें देखना है कि मौर्य काल की अगर हमें जानकारी मिलती है तो मौर्य काल की जानकारी के स्रोत क्या क्या हैं। इतिहास को जानने के क्या स्रोत होते हैं? इतिहास को जानने के स्रोत साहित्य होगा या पुरातत्व। तो इसी प्रकार से मौर्य काल की जानकारी के स्रोत में भी हम सबसे पहले देखते हैं साहित्य को। इसमें ब्राह्मण, बौद्ध, जैन साहित्य मौर्य वंश की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ब्राह्मण साहित्य में पुराण व कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस नाटक, मुद्रा राक्षस पर घुंडीराज की टीका, कल्हणकृत राजतरंगिणी, सोमदेव का कथा सरित सागर, पतंजलि कृत महाभाष्य, ये सभी ग्रंथ प्रमुख हैं। इनमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र का ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्व है। मौर्य कालीन प्रशासनिक व्यवस्था को समझने में इसका सबसे अधिक उपयोग होता है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा चाणक्य की सहायता से नंद शासक घनानंद को अपदस्थ करने का उल्लेख हमें मिलता है। बौद्ध साहित्य की अगर बात करें तो बौद्ध साहित्य में दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान, महाबोधवंश, दीघ निकाय आदि प्रमुख ग्रंथ हैं। जैन ग्रंथों में भद्रबाहु का कल्पसूत्र, हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन आदि मुख्य ग्रंथ हैं। संगम साहित्य की बात करते हैं तो मामूलनार द्वारा लिखित अहनानूर, कपिलार द्वारा रचित परनार आदि ग्रंथ प्रमुख हैं, जिनसे हमें मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी मिलती है। विदेशी विवरण में स्ट्रैबो,
कर्टियस, डियोडोरस, प्लिनी, एरियन, जस्टिन, प्लूटार्क, नियार्कस, मेगास्थनीज आदि विदेशी लेखकों का विवरण। विदेशी विवरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण यूनानी राजदूत मेगास्थनीज द्वारा लिखित इंडिका है। यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कुछ सालों तक रहा था। मेगास्थनीज की इंडिका तो अब उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसके उद्धरण परवर्ती लेखकों की रचनाओं में उपलब्ध हो जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें पुरातत्व की, तो पुरातत्व के बहुत सारे ऐसे साक्ष्य हैं जिनसे मौर्य साम्राज्य के विषय में हमें जानकारी मिलती है। मौर्यकालीन पुरातात्विक साक्ष्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अशोक के अभिलेख हैं। अशोक के लगभग 40 अभिलेख भारत, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के विभिन्न भागों से मिल चुके हैं। अशोक के अभिलेख की सर्वप्रथम खोज स्टीफन थेलर ने 1750 ईस्वी में की थी, किंतु 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों की लिपि को सबसे पहले पढ़ा था। अशोक के अभिलेखों के अतिरिक्त मौर्यकाल की जानकारी के लिए रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख भी एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत है। चंद्रगुप्त मौर्यकालीन तोहगोरा, जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, तथा महास्थान बोगरा बांग्लादेश भी मौर्य इतिहास की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। तो ये तो बात हो गई कि मौर्य वंश को हम किस प्रकार से जान सकते हैं या उसके जानने के स्रोत क्या क्या हैं। अब बात करते हैं मौर्य वंश के विषय में। मौर्य वंश की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण नाम आते हैं उसमें चंद्रगुप्त और चाणक्य का नाम महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि अगर मौर्य वंश की नींव रखी गई तो वो चाणक्य के माध्यम से ही रखी गई। किस प्रकार से रखी गई वो हम देख लेते हैं। इसमें मौर्य साम्राज्य की स्थापना की अगर हम बात करें तो इसमें जो प्रमुख है या इसके संस्थापक के रूप में हम देख सकते हैं वो है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जो समय काल है वो 323 से 298 ईसा पूर्व तक रहा। नंद वंश के पतन के बाद मगध में मौर्य साम्राज्य स्थापित हुआ। इस वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक धनानंद को अपदस्थ कर मगध का साम्राज्य अपने हाथों में लिया था। चंद्रगुप्त के प्रारंभिक जीवन व वंश तथा जाति को लेकर विद्वानों में मतभेद है। ब्राह्मण साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र, जैन तथा बौद्ध साहित्य में क्षत्रिय तथा ग्रीक साहित्य में उसे निम्न कुल का बताया गया है। बात करते हैं चंद्रगुप्त का वंश, परिचय और उसकी उत्पत्ति की। तो ब्राह्मण साहित्य में चंद्रगुप्त को शूद्र बताया गया है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि शिशुनाग वंश के बाद शूद्र वंश के शासक राजा बनेंगे। मुद्रा राक्षस के टीकाकार घुंडीराज ने तथा विष्णु पुराण के टीकाकार श्रीधर स्वामी ने चंद्रगुप्त को मुरा नामक महिला से उत्पन्न बताया है। श्रीधर स्वामी के अनुसार मुरा से उत्पन्न होने के कारण वह मौर्य कहलाया। घुंडीराज के अनुसार मुरा एक शूद्र कन्या थी। घुंडीराज ने चंद्रगुप्त की मां मुरा को क्षत्रिय शासक स्वार्था सिद्धि की पत्नी बताया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को निम्न कुल, वृषल तथा कुलहीन बताया गया है। यानी अगर हम ग्रंथों की बात करते हैं तो ग्रंथों में चंद्रगुप्त को निम्न कुल का बताया गया है। वही बात करते हैं बौद्ध और जैन ग्रंथों की, तो बौद्ध और जैन ग्रंथ चंद्रगुप्त को क्षत्रिय बताते हैं। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ महापरिनिब्बाण सूक्त में मौर्यों को क्षत्रिय एवं पिपली वंश का शासक बताया गया है। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन में चंद्रगुप्त को मयूर पोषकों के ग्राम के मुखिया का दोहित्र तथा क्षत्रिय बताया गया है। विदेशी विवरणों की अगर हम बात करें तो विदेशी विवरणों में यूनानी साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को अलग अलग नामों से संबोधित किया गया है। मेगास्थनीज, स्ट्रेबो और जस्टिन ने सेंड्रोकोट्स कहा है। एरियन व प्लूटार्क ने एंड्रोकोट्स तथा फिलार्कस ने सेंड्रोकोट्स नाम से संबोधित किया है। सर्वप्रथम विलियम जेम्स ने सेंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त के रूप में की थी। जस्टिन ने लिखा है कि चंद्रगुप्त यद्यपि सामान्य कुलोत्पन्न था, फिर भी दैवीय प्रेरणा से वह सम्राट बनने की महत्वाकांक्षा रखता था। पूर्णर ने मौर्यों को पारसिक कहा है। तो इसीलिए इनका जो वंश है या जो इनकी उत्पत्ति की बात है उसके विषय में कोई भी एकमत नहीं है।
जैन ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ और विदेशी विवरण सभी अपने अलग अलग मत हमें बताते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें संस्थापक की, तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त था, ये हम आप सभी जानते हैं। अब बात करते हैं मौर्य वंश के शासकों की या उसकी वंशावली की। तो हम इसे मोटे तौर पर अगर समझना चाहें तो हम इनका सीक्वेंस देख लेते हैं इनकी वंशावली में। तो इसमें सबसे पहले जो मौर्य वंश के संस्थापक या प्रथम राजा थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। उनके बाद फिर उनका पुत्र बिंदुसार शासक बना। बिंदुसार के बाद अशोक, अशोक के बाद दशरथ, दशरथ के बाद संप्रति, संप्रति के बाद शालीशुका, शालीशुका के बाद देववारमन, फिर सतधन्वन, और इनका जो अंतिम शासक था वो था बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश के जो शासक बने वो बनेंगे फिर पुष्यमित्र शुंग। तो ये तो हमने जाना इन सब का क्रम। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एक शासक को समझेंगे। हर एक राजा के राजनीतिक जीवन और उनके प्रशासन को हम अलग अलग वीडियोज में समझने का प्रयास करेंगे। तो आप हम लोगों के साथ बने रहिए और इसके साथ ही अब हमें आज्ञा दीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ आप हमारा सहयोग कीजिए और आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।